सामने आने जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी देश में बड़ा मुद्दा है। इसको दूर करने के लिए बजट में किस तरह की घोषणाएं हो सकती हैं, इस पर लोगों की निगाहें हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर क्या कोई ऐलान संभव है? मध्यम वर्ग को बजट से काफ़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन अक्सर उन्हें निराशा हाथ लगती है। मिडिल क्लास को राहत पहुँचाने के लिए वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलता है, इस पर भी लोगों की निगाहें हैं। इनकम टैक्स में छूट नौकरी पेशा वर्ग के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। इस बार खबरें भी हैं कि सरकार मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में छूट के जरिए बड़ी राहत दे सकती है। हालांकि अभी उसका इंतज़ार करना होगा। इकनॉमी के लिए अच्छी खबरें हैं। आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की सेहत और दुरुस्त बनी रहे, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे। 2047 तक भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है मोदी सरकार का, तो इसके लक्षण बजट में दिखने चाहिए। सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है कि 2047 को ध्यान में रखते हुए ये बजट दिशा प्रदान करने वाला होगा। खेती किसानी को विकास का ग्रोथ इंजन बनाने की सरकार तैयारी कर रही है। इसके लिए क्या क्या बदलाव होंगे, किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, अब कुछ ही घंटों का इंतजार और उसके बाद देश की जनता को पता चल पाएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलता है। लेकिन लोगों की उम्मीदें क्या हैं, देश को दरकार किन किन चीज़ों की है, हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ संदीप चौधरी साहब हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, और वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, और जाने माने अर्थशास्त्री अनिल अग्रवाल साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में संदीप चौधरी जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट, क्या उम्मीदें हैं? देखिए अक्षय जी, जब बजट पेश होता है तो उम्मीदें होती है, और उम्मीदें पूरे देश को होती है। सबसे पहली चीज तो जो उम्मीदें लगाए बैठा रहता है एक पढ़ा लिखा वो समाज जो नौकरी के लिए इंतजार में है, जो बेरोजगार है और पढ़ लिख कर तैयार है, तो उनको ये रहता है कि किस तरीके से हमें रोजगार दिए जाएंगे, क्या इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आ जाएगी, इंडस्ट्री लगाई जाएंगी। दूसरी चीज आ जाती है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या बीमार लोग हैं, इनके लिए मेडिकल फैसिलिटी क्या हो। तीसरी चीज है जो हमारे बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, जो पैदा हो रहे हैं, आगे पढ़ाई करनी है, उनकी स्कूलिंग की व्यवस्था क्या, उनके पेरेंट्स को भी चिंता रहती है, उन बच्चों को भी कि किस तरीके से लाइन मिलेगी, कैसे एडमिशन मिलेंगे, कैसे वो एक प्रारंभिक शिक्षा लेंगे, कैसे वो बाद 9वीं 10वीं की शिक्षा लेंगे, कैसे वो ग्रेजुएशन करेंगे। क्योंकि आज की तारीख में आपने देखा होगा पढ़ाई भी कोई आसान चीज नहीं है। पहले दाखिले नहीं मिलते, फिर स्कूल कॉलेज नहीं मिलते, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज का युवा हो, बुजुर्ग हो, यूथ हो, हर कोई फेस कर रहा है। तो देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहने वाली है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट रहने वाली है, किसको क्या, किसानों को क्या मिलेगा, सर्विसमैन को क्या मिलेगा, किसको क्या छूट मिलेगी। तो इन सब चीजों पर एक उम्मीद लगी है। वो उम्मीद का जो एक पिटारा है वो कल निर्मला सीतारमण जी खोलेंगी। मोदी सरकार का पहला बजट है, तो देखते हैं कैसे रहता है, किस तरीके के जो है फीडबैक मिलते हैं। बिल्कुल, हर वर्ग को उम्मीदें ज़रूर इस बात से हैं कि जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ सौगातें ज़रूर निकलेंगी। लेकिन देश की इकनॉमी की सबसे पहले हम बात करते हैं। मैं अनिल अग्रवाल साहब आपके पास आऊँगा। आपका अर्थशास्त्र क्या कुछ कहता है, इकनॉमी को बूस्ट और देने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि मौजूदा वक्त की बात करें तो इकनॉमी की जो रफ्तार देखने को मिल रही है वो शुभ संकेत कह सकते हैं। देखिए सर, हमारे यहाँ जितनी पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट कंपनी हैं, आप देखिए पहले इनमें लॉसेज आते थे। उन लॉसेज के कारण थे कि जहां भी वो थी, वो एस्टेब्लिश थी, उनसे कनेक्टेड जो लोग थे वो सब फेवर लेते थे, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। आज देखिए उसमें कई हजारों करोड़ के प्रॉफिट आ रहे हैं। आज वो कोहिनूर बन गई हैं। कोई सी पीएसयू उठा लीजिए, वो जो हैवी प्रॉफिट गवर्नमेंट को मिल रहा है, ये इसीलिए है कि अच्छी तरह से गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट कंपनीज को अच्छी तरह से मैनेज किया जा रहा है और लीकेज को रोका गया है। इसी तरह से अगर आप देखें, एक टू एडमिनिस्टर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टू एडमिनिस्टर द सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट एज जीएसटी, गवर्नमेंट यहां पर नहीं कर पाई है पूरी तरह से, मैं कहूंगा, क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लॉयर भी हूं। मैं इन चीजों को देखता हूं कहां लीकेज है। बहुत से ऑफिसर
मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, बहुत से IRS ऑफिसर इन्वॉल्व हैं जो बिजनेसमैन की टैक्स चोरी में हेल्प कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी सफर कर रही है। वो उनको GST में भी हेल्प कर रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए बिजनेसमैन के साथ जुड़े हुए हैं और उनसे और ऑफिसर को जोड़ रहे हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां पर गवर्नमेंट का फेलियर है। इससे बहुत बड़ा रिवेन्यू की चोरी हो रही है। आज देखिए, कहीं पे रेड होती है, रेड करने की, टू कंडक्ट दी रेड जो कॉस्ट आती है वो इतनी ज्यादा है कि रिवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो रहा। दूसरी चीज देखिए, एक जगह रेट होती है, अप्राइजल रिपोर्ट उसकी बनती है, जो इन्वेस्टिगेशन विंग बनाता है कि 1000 करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम है। जब वो असेसमेंट में जाती है तो वो 200 करोड़ रह जाती है। कहां गया जी 800 करोड़? उसके बाद जो फर्स्ट अपील में जाती है तो 100 करोड़ रह जाती है। जब ITAT में जाती है वो 0 हो जाती है। ये गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, उसी के माध्यम से तुमने रेड करी, तुम्हारी इतनी कॉस्ट आई, तुम्हें रिवेन्यू क्या मिला? आज जितनी एडिशंस हो रही हैं बिजनेसमैन की, ये सारी एडिशन आप देखिए, मोर देन 75% एडिशन खत्म हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते, हाई कोर्ट तक जाते जाते। तो ये जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट को इसे इंप्रूव करना पड़ेगा। पहले गवर्नमेंट ने फेसलेस किया था कि भाई आपको इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है, और उसमें 2 जनों को छूट दे दी, इन्वेस्टिगेशन विंग को छूट दे दी और दूसरे TDS को छूट दे दी। आज क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में? वो लोग अपनी चॉइस के चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले। क्यों? क्या फायदा है, ये उनसे पूछा जाए। टोटली विजिलेंस डिपार्टमेंट इनइफेक्टिव है। CBDT ने विजिलेंस में वो चीजें टेक्निकल बता रहा हूं जो गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जिससे रिवेन्यू जनरेट करने की जरूरत नहीं, रिवेन्यू ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा। जी। ये चीजें बताओ। आप कृषि को देखिए, गवर्नमेंट का फोकस है एग्रीकल्चर के ऊपर। आज सर्वे में बोला भी है, यस, जिन किसानों की फसल खत्म हुई है उनको डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं ताकि वो दोबारा अपनी मनचाही फसल लगा सकें। ये बहुत अच्छा मूव है। ये मोदी जी अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि इस मशीनरी को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इफेक्टिवनेस लाना, so that it can yield the expected result, वो बहुत जरूरी है। वो नहीं हो पा रहा है। यानी आप ये चाह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें सक्रियता भी हो और पारदर्शिता भी हो, यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी होना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है, इनको उसमें इंटेलिजेंस, अपनी विजिलेंस रखनी पड़ेगी। ऑफिसर्स, आप एक चीज देखिए, और ये ऑफिसर्स कहते हैं मोबाइल मत ले जाइए इनकम टैक्स में, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर रही। भाई मैं अगर मोबाइल ले जा रहा हूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? भाई तुम्हें इसलिए दिक्कत है कि तुम कोई ऐसी बात कर रहे हो जो तुम चाहते हो कि सीक्रेट बाहर ना चली जाए। इसका मतलब तुम गवर्नमेंट से छिपा के कोई बात कर रहे हो, अपनी नौकरी से डर रहे हो। ये लोग क्या कर रहे हैं? आज जितने IRS ऑफिसर हैं, मोर देन 50% सिर्फ डिफेंसिव होकर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, डिफेंसिव होकर काम कर रहे हैं। उनकी नौकरी बनी रहे, उनके प्रमोशन सिक्योर रहे। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें कही हैं, जो दर्द भी उजागर किया है, इसको हम पीड़ा से ही जोड़कर देखते हैं कि इस तरह की स्थिति अगर निर्मित होती है तो उसमें सुधार की गुंजाइश किस तरह से हो। लेकिन मौजूदा वक्त में विजिलेंस इंप्रूव करो, अपनी सर्विलेंस इंप्रूव करो। मोबाइल ले जा रहे हैं, SSC को ले जाने दो। जी ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। शंभू भद्रा साहब भी हमारे साथ हैं। शंभू भद्रा जी, महंगाई और बेरोजगारी ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका असर चुनाव के पहले भी देखने को मिला था और उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। महंगाई और बेरोजगारी से राहत मिले, इस बार के बजट से कितनी उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बजट का स्वरूप क्या होगा या बजट का फोकस क्या होगा, इस पे अगर आप देखेंगे तो आज की जो आर्थिक समीक्षा आई है उस समीक्षा में जो ग्रोथ को लेकर के एक प्रोजेक्शन है कि 6.5 से 7% ग्रोथ का रहेगा। 2030 तक में लगभग 78 लाख नए रोजगार सृजन का एक टारगेट है कि इतने रोजगार आप देंगे तभी जाकर के एक इकोनॉमी को बैलेंस मिलेगा। कृषि में रिफॉर्म की बात की गई है। जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, असमानता है, उसको पाटने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए सरकार की तरफ से, उसके लिए बात कही गई है। निर्यात के लिए नए भौगोलिक क्षेत्र को ढूंढने की बात की गई है कि जहां आपका अभी निर्यात हो रहा है उसको छोड़ करके उन देशों को आप चुनिए जहां आप निर्यात कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ आर्थिक समीक्षा के कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। जैसे महिलाओं की जो बजट, महिलाओं के लिए 13-14 में अगर 97,000 करोड़ का बजट था तो आज
3 लाख करोड़ के बजट के आसपास की आवश्यकता है, बजट आवंटन हो रहा है। तो कहने का मतलब कि आर्थिक समीक्षा अगर वो बजट का एक आईना है तो ये साफ है कि सरकार नए रिफॉर्म पे गौर करने जा रही है। कृषि में रिफॉर्म का एक रोड मैप आपको दिख सकता है जो अब कल का जो बजट आने वाला है। महंगाई को लेकर सरकार जो आर्थिक समीक्षा में जो संकेत है कि महंगाई को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई के हिसाब से महंगाई एक कंट्रोल में है कि जो महंगाई 4.5 से 6% के बीच रहने चाहिए। तो अधिकतर समय में थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर लगभग खाद्य महंगाई को छोड़ दीजिए तो औसत महंगाई जो है उसी दर के इर्द गिर्द रहता है। तो महंगाई दर से बहुत चिंता करने की बात नहीं है। और ये भी तय है कि अगर आपको डबल डिजिट में ग्रोथ चाहिए, बड़ा ग्रोथ चाहिए, तेज ग्रोथ चाहिए, तो महंगाई दर 5% के इर्द गिर्द आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कि अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो आप ग्रोथ आप देखेंगे। और देश में जो इकोनॉमी के जितने भी इंडिकेटर है, जैसे कि मान लीजिए स्टॉक मार्केट है, पूंजी बाजार है, पूंजी बाजार आपका अच्छा कर रहा है, अच्छे रिजल्ट आपको आ रहे हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट को जैसे जीएसटी कलेक्शन है वो एक रिकॉर्ड लेवल पे है, डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो एक रिकॉर्ड पे है। तो जो इंडिकेटर गवर्नमेंट की जो इनकम है, और पीछे आपने देखा कि आरबीआई ने 2 लाख करोड़ लाभांश के रूप में गवर्नमेंट को दिया। और आरबीआई का जो सरप्लस स्टॉक है वो लगभग 9 लाख करोड़ का है। तो वहां पे आप स्ट्रांग हैं। और जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है वो 650 अरब डॉलर से ऊपर है, तो वहां भी आप स्ट्रांग है। तो मेरा कहने का सेंस, ये सारे आंकड़े जो है, संकेतक जो है कि आपके इकोनॉमी की मजबूती को दर्शाते हैं। तो इसीलिए इस बजट में आप एक जो तीसरे चरण की रिफॉर्म की आवश्यकता है, अगले चरण की आर्थिक सुधार की जो आवश्यकता है, उसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। और इस बजट में वो चीज दिख सकता है। सरकार इस बात को गौर कर रही होगी कि बहुत चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, उसका जो बजट हमारा आएगा वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के अगले चरण में जाने का दौर है। और यहाँ से अगर सरकार नहीं जाएगी इकोनॉमी के अगले चरण में, तो आप जो आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत या 8% ग्रोथ का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, वो टारगेट आप पूरा कर ही नहीं पाएंगे अगले 25 साल में। तो आपको ये, इसलिए दूसरा जो एक महंगाई की आपने बात की, फिर बेरोजगारी की बात की, ये दोनों बड़ा इशू है सरकार के लिए। और महंगाई केवल रिजर्व बैंक के कदम से ही कम नहीं होगी। रिजर्व बैंक केवल मौद्रिक उपाय करता है, आपको आपूर्ति सिस्टम ठीक करने पड़ेगी। और आपूर्ति सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार का रोल है वहां पे। और सरकार अगर उस रोल से भागेगी तो महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। जो आपूर्ति सिस्टम है, जो कालाबाजारी है, जो जमाखोरी की जो एक सीमा है, इन सारे चीजों पे गवर्नमेंट ही चेक एंड बैलेंस कर सकती है। और ये करेगी तभी महंगाई कंट्रोल में आएगी। बेरोजगारी के लिए लघु उद्योग को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना पड़ेगा। और एक जो बड़ी बात है कि ये गवर्नमेंट पिछले 10 साल में बजट को माइक्रो से मैक्रो बना दिया है। मतलब सारे बजट को एक जगह लाके खड़ा किया है। एक नीति आयोग के जरिए जैसे पंचवर्षीय योजना थी पहले, उसके पहले जो योजना आयोग के थ्रू जो बजट, सालाना बजट जो होता था, उसको इन्होंने अपने 3 साल, 5 साल, 10 साल में आपने बदल दिया है। तो वो चीज गलत है। आप मैक्रो इकोनॉमी को माइक्रो लेवल पे लेके आइए। जैसे रेल बजट अलग था तो आप रेल बजट अलग लेके आइए। इवन की कृषि बजट को अलग कीजिए। अलग जब करेंगे, विकेंद्रित करेंगे अर्थव्यवस्था को, तो आपको ग्रोथ तेजी से दिखाई देगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जिन सुझावों का जिक्र आपने किया है, ये सुझाव सरकार भी इस पर जरूर अमल करे। लेकिन तमाम चीजें आम आदमी आंकड़ों से कम समझता है। बाकी जब वो बाजार में पहुंचता है, जब सामान खरीदता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है, अगर वो उसे सस्ती मिलती हैं तो उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। अगर महंगी मिलती हैं तो उसे लगता है कि महंगाई अपने चरम पर है। बेरोजगार युवाओं को लगता है कि हमें रोजगार के अच्छे अवसर मिल जाएं। इसको लेकर निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन जो कदम उठाए जा रहे हैं और बजट में, जिसके कहते हैं कि ये बजट एक पथ प्रदर्शक होता है, एक दिशा दिखाने वाला होता है। मिडिल क्लास की बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवारों को बजट से काफ़ी उम्मीदें होती हैं। ये बात अलग है कि कई बार उन्हें निराशा हाथ लगती है, लेकिन इस बार कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। क्योंकि सुनने में तो आ रहा है कि नौकरी पेशा वर्ग को बड़ी राहत देने की तैयारी शायद सरकार की है। देखिए अक्षय जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो,
तो मुझे नहीं लगता इस वक्त जो पहला ही बजट है इसमें कुछ खास राहत मिल, क्योंकि आप देखिए जब से चीजें चल रही है महंगाई दर लगातार बढ़ती है, आपके डीजल पेट्रोल बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो हमारे ये बीच के कह लीजिए समाज है, जो मिडिल वर्ग है, तो इनको किचन की भी चिंता रहती है, इनको अपनी सैलरी को लेकर भी रहता है कि भाई कितना टैक्स कम होगा, कितना बढ़ेगा, क्या चीज होगी, तो चिंता सभी को है, अमीर गरीब को। और गरीब को तो आप समझ सकते हैं हमेशा चिंता में ही रहता है, क्योंकि घर से अगर 500 रुपए लेके सब्जी मंडी भी जाता है तो एक छोटे से थैले में 500 रुपए की सब्जियां लेकर के आ जाता है। 1000 रुपए लेकर अगर कोई परचून की दुकान पर जाता है, जनरल स्टोर पर जाता है, तो 1000 रुपए का जो सामान है वो एक जरा से थैले में लेके आ जाता है। तो महंगाई ने तो देखिए लोगों की कमर तोड़ रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं। कई सरकारें लोग देख चुके हैं, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं लेती। तो अभी देखते हैं, कल तक का इंतजार करना पड़ेगा कि मोदी जी का ये जो बजट है या निर्मला सीतारमन जी का जो ये बजट है, इसके बारे में से क्या किसके लिए निकलने वाला है, कौन खुश होने वाला है, कौन दुखी होने वाला है, उसके बाद फिर बैठ के हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अनिल अग्रवाल साहब, जो एक आम आदमी इन चीज़ों को इस तरह से समझता है कि महंगाई से राहत का मतलब यह है कि भाई कम से कम पेट्रोल डीजल की जो कीमतें पहले हुआ करती थी कुछ साल पहले, कम से कम उतनी हो जो बढ़ी हुई हैं, उसमें अगर कमी होती तो लोगों को लगता है कि हाँ अब भाई थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है। आंकड़ों में आप चाहे भले ही दिखा दीजिए कि भाई आंकड़े तो ये कर रहे हैं कि महंगाई दर भी कम है और ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, लेकिन लोगों को तब लगता है ना कि इनकम जब उसकी जेब में पहुंचती है तब उसको लगता है कि ग्रोथ हो रही है। महंगाई कम है या ज़्यादा है उससे तब पता चलता है जब वो मार्केट में पहुंचता है। तो इन चीज़ों, चाहे पेट्रोल डीजल का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं या खाद्य तेल की बात कर रहे हैं, कि जिनकी कीमतों में थोड़ा बहुत अप डाउन तो देखने को मिला, लेकिन जो कभी सरसों का तेल 80-90 रुपये प्रति लीटर हुआ करता था, आज 150 के पार है। और लोगों को लगता है कि क्या कभी वो दिन आएंगे कि फिर उसी रेट में उन्हें चीज़ें उपलब्ध हो पाएं। कैसे लोग समझें? अनिल अग्रवाल जी, आप सर मिडिल क्लास के लिए देखिए दो तरीके हैं। एक है कि टैक्स में जहां वो टैक्स दे रहा है, जहां उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है, अगर वो सैलरीड क्लास है, या उसको कहीं भी रियायत मिल रही है, उसको इन्वेस्ट करता है उसको रियायत मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आज कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में इतना ज्यादा इन्वेस्टर हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है, ये साइन ऑफ ग्रोथ है। यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो उसको खत्म कर देना चाहिए। पहले भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता था जो शेयर में होता था। मींस वो एक शेयर को एक पीरियड, एक सर्टेन पीरियड में रखता है, तो वो होल्ड करता है, तब उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, वो उसको एग्जेम्प्ट हो जाता है। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो भी इतना नहीं लगना चाहिए, ये 20% कर दिया इन्होंने, पहले 15% था, शुरू में 10% था। उससे क्या फायदा है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जो एक मिडिल क्लास है उसकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि आज आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर देखिए कितना ज्यादा है, कई लाख इन्वेस्टर हैं। और दूसरी चीज ये देखिए कि जो शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है उससे जो ग्रोथ हो रही है, ओवरऑल कंपनीज कोई फायदा नहीं हो रहा। ये जो डिविडेंड, अभी मेरे से पहले लर्निंग स्पीकर बोल रहे थे, चौधरी साहब भी और शंभू जी भी, कि देखिए जो इतना डिविडेंड दिया है जो आरबीआई ने, और जो गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, उस सबके पीछे जो आम इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है। आज लघु उद्योग की बात कर रहे थे मेरे से पहले स्पीकर साहब, लघु उद्योग में देखिए आज बड़ा इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है, वो इंडिया छोड़ के बाहर से मैनेज कर रहा है। आप डेटा देखिए, कितने लोग, सुपर रिच लोग बाहर चले गए, कोई सिंगापुर चला गया, कोई स्विट्जरलैंड चला गया, वहां की सिटीजनशिप ले रहे हैं, वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहां से पैसा धीरे धीरे जितना ले जा सकते हैं आरबीआई की परमिशन से, अंडर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उतना पैसा ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? यहाँ कहीं ना कहीं उन्हें हरेसमेंट लग रहा है, हरेसमेंट ऑफिसर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का। ये गवर्नमेंट को रोकना होगा, समझना चाहिए लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। एक तरफ तो हम अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हब बना के पूरे वर्ल्ड को इन्वाइट कर रहे हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन इज यूजलेस विदाउट मॉडर्नाइजेशन, हम आज उसकी बात कर रहे हैं। ये जरूरी है कि हमारे अपने लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, उनको कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो बाहर अच्छी मिल रही है
कौन से ऐसी टैक्स है? अब देखिए 40% आपने सुपर रिच टैक्स लगा दिया, मैं भी 40% टैक्स में आ रहा हूं। अब आप सुपर रिच टैक्स ले रहे हैं, वही आदमी बाहर पैसा भेज रहा है, उससे बाहर इनकम कर रहा है, वो वहां 17% टैक्स दे रहा है दूसरे कंट्री में जाकर के, और वो वहां अपनी कैपिटल बना रहा है, जिससे हमारे कंट्री के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी इफेक्ट हो रहा है। ये सब चीजें सोच का विषय है, बहुत बड़ी सोच का विषय है कि हमारे यहाँ से लोग क्यों जा रहे हैं। हम लोगों को तो इन्वाइट कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन यहां से जितना पैसा बाहर गया है पिछले 5-10 सालों का आप हिसाब लगाइए तो आपको पता लगेगा कि इंडस्ट्री ने बाहर की सिटीजनशिप क्यों ले रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों पैसा बाहर जा रहा है, क्यों इंडस्ट्री बाहर लग रही है। नहीं, बिल्कुल आपने जो चिंता जाहिर की वो अपने आप में वाजिब भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों के दौरे पर जाते हैं तो वो वहाँ लोगों को आकर्षित करते हैं कि भाई अब तो देश में माहौल बदल रहा है, तस्वीर बदल चुकी है, आइए यहाँ पर अवसर भी हैं और सुविधाएं देने के लिए भी हम हैं। लेकिन अगर देश के लोग अगर बाहर जाते हैं तो ये वाकई में चिंता का विषय है। लेकिन एक असंगठित सेक्टर की बात करना शंभू भद्रा साहब बेहद ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि असंगठित सेक्टर पर फोकस ज़रूरी है? क्योंकि अगर इनकी आमदनी कम होती है तो फिर इसका असर, प्रभाव तो पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हम रोजगार की बात करते हैं कि भाई देश में रोजगार कम हो रहे हैं, और खास करके जो व्हाइट कॉलर जॉब है या ब्लू कॉलर जॉब है, जो 10 to 5 वाला जो जॉब है, तो ऑफिशियल जिसको आप कहते हैं, जिसको वाकई में जॉब मानते हैं, सरकारी सेक्टर के चाहे निजी सेक्टर के जॉब मानते हैं, तो जॉब का वो स्वरूप बदल रहा है। और जॉब सबसे अधिक जो क्रिएट कर रहा है वो असंगठित क्षेत्र करता है, और उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, आपका बुनियादी ढांचा क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है, वो सारे असंगठित क्षेत्र है। और वहां पे 12 महीने रोजगार ना होके मान लीजिए 9 महीने रोजगार है, 8 महीने रोजगार है, एक पार्टली रोजगार है, लेकिन वो बड़ा सेक्टर है जहां पर की रोजगार क्रिएशन होता है। तो इसीलिए इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, इस सेक्टर को रेगुलराइज करने के लिए बजट में हमेशा एक अपेक्षा रहती है कि सरकार एक बढ़िया स्टेप उठाएगी ताकि रोजगार सृजन बढ़ेगा। कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर में या कहीं भी अगर सरकार का निवेश जाएगा तो निश्चित रूप से वो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और वो परंपरागत रोजगार से अधिक संख्या में होती है, वो अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। तो हमें इस बजट से उम्मीद है कि जो आपका इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए, उस क्षेत्र के काम को बेहतर बनाने के लिए और उस क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कुछ कदम उठा सकती है बजट के जरिए, जिसमें कि जो जैसे कि लेबर लॉज है, लेबर लॉज को लेकर के काफी डिमांड है कि उसको और उदार बनाया जाए और इसको इस तरह से बनाया, जैसे विदेशों में बहुत सारे देशों में किया गया है कि लेबर लॉज को काफी ओपन कर दिया गया है जी। तो यहाँ पे भी डिमांड है कि अलग अलग श्रमिक संगठनों की चीजों को कि एक तो लेबर को लेबर लॉ को सरल किया जाए, दूसरा कि लेबर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए कि उसकी जो नौकरी है या उसका काम है या उसके इंसेंटिव है या उनको जो मिलने वाले, जैसे पेंशन, बहुत सारे पेंशन स्कीम है जिससे इसको जोड़ने की जरूरत है, बहुत सारे बचत स्कीम्स है जिससे इनको जोड़ने की जरूरत है। तो ये सब सारे कदम बजट में होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि बजट को आगे हमें ले जाना है, देश को आगे ले जाना है। तो असंगठित, बड़े संक्षेप में अच्छे दिनों की कितनी उम्मीद करें, क्योंकि अब तो कल बजट आने जा रहा है, ये बजट आने वाले समय में कम से कम अच्छे दिन लेकर आएगा लोगों के? मुझे नहीं लगता है सर कि इनकम टैक्स में कोई बहुत कमी आने की संभावना है। इनकम टैक्स छूट की जो उम्मीद है मध्यम वर्ग की, और कहीं से डिमांड भी आई थी कि 8 से 10 लाख तक की आय को आयकर छूट से मुक्त कर दिया जाए, तो इसकी संभावना कम है, लेकिन लिमिट बढ़ सकती है क्योंकि आगे 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, 3 अक्टूबर नवंबर में, 2 राज्यों में दिसंबर में। तो इस कारण से और जो बीजेपी को नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में, उन सब चीजों को देखते हुए कुछ लोक लुभावन चीजें बजट में देखने को मिल सकती है। चुनाव चूंकि आगे चुनाव है, तो आप उम्मीद लगाए रखिए कि इनकम टैक्स के लेवल पे। चलिए बिल्कुल सर, अब तो समय का अभाव है और बजट पेश होने में अब कुछ घंटों का इंतजार भी है, और जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पिटारा खुलेगा और तब पता चल पाएगा कि आम लोगों के लिए उनके इस बजट में क्या खास निकलता है। जो लक्ष्य 2047 तक का निर्धारित किया जा रहा है विकसित भारत का, वो इस बजट के माध्यम से किस तरह की दिशा दिखाने वाला साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ बिग डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।